हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निवेश मॉडल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इसकी अवधारणा क्या है। पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। ये उन मानवकृत वस्तुओं का भंडार है जिनका प्रयोग उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है। सामान्यतः निवेश और पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है ना। तो ये हम उसके और एक और पहलू देख लेते हैं, है ना। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव पूंजी का अभिप्राय मनुष्यों द्वारा समय के साथ अर्जित कौशल और निपुणता से जिसके द्वारा वो भौतिक पूंजी का उत्पादन करता है। मतलब मानव पूंजी क्या है, मानव कितना शिक्षित है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ना, रोजगार प्राप्त है या नहीं उसे, है ना। ये सब मानव पूंजी के घटक होते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, निवेश मॉडल पर। ठीक है, तो निवेश मॉडल को स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंतर्गत हम अवधारणा, फिर देखेंगे पूंजी निर्माण कैसे होता है, फिर जानेंगे निवेश के प्रकार, निवेश और बचत में क्या संबंध है, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है ना, COR और ICOR क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो देखते हैं निवेश। अभी मैंने बताया था पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है और यह उन मानवकृत वस्तुओं का भंडार है जिनका प्रयोग उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है। उत्पादन के उत्पादित कारकों को स्टॉक पूंजी कहते हैं। पूंजी के स्टॉक का तात्पर्य उत्पादकों की उत्पादन क्षमता से है। उत्पादकों के पास जितना अधिक पूंजी स्टॉक होगा उनकी उत्पादन करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। उत्पादक का सदैव यह प्रयास रहता है कि उसकी पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो। सामान्यतः निवेश और पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, अर्थात पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र में निवेश शब्द का प्रयोग भौतिक परिसंपत्तियों के लिए किया जाता है, जबकि पूंजी निर्माण शब्द पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को दर्शाता है ना। आई इज इक्वल टू डेल के। आई मीन्स निवेश, के मीन्स पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक। निवेश दो प्रकार का होता है, स्थायी निवेश और माल सूची, जिसे इन्वेंट्री हम बोलते हैं। स्थायी सूची क्या होता है, इसका तात्पर्य कि वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि से है, अर्थात ये पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर खर्च की राशि को दर्शाता है। जबकि माल सूची क्या होता है, किसी एक निश्चित समय पर उत्पादकों के पास वस्तुओं का जो स्टॉक होता है उसे माल सूची कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 प्रकार की वस्तुएं होती, कौन कौन सी, कच्चा माल, अर्ध तैयार वस्तुएं और तैयार वस्तुएं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें माल सूची में, ये एक वित्तीय वर्ष में माल सूची स्टॉक में किए जाने वाले परिवर्तन पर खर्च की गई राशि उत्पादक का माल सूची निवेश कहलाता है। यह बाजार की अनियमितताओं से निपटने के लिए आवश्यक होता है ना। अब हम जानेंगे सकल निवेश क्या होता है। स्थायी निवेश प्लस माल सूची निवेश का योग जो होता है वो सकल निवेश कहलाता है। अब हम देखते हैं निवेश और बचत में क्या संबंध है। अगर आपकी बंद अर्थव्यवस्था है तो जो विदेशों से आयात निर्यात शून्य होगा आपका, तो उसमें राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, है ना। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय को वाई से अगर डिसाइड करें तो माइनस कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इससे माइनस कर दें तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इंक्लूड किया जाता है ना। तो ये सब करंट अकाउंट डेफिसिट के अंतर्गत देख लिया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, है ना। ये सब फॉर्मूला रख के हम देखेंगे तो, है ना। ये खुली अर्थव्यवस्था के तहत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जोड़ा जाता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, या तो निवेश में वृद्धि हो जाए या बचत में कमी हो जाए। यदि बचत में कमी के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि हो तो यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, क्योंकि इस स्थिति में उपभोग में वृद्धि होने लगती। परिणाम स्वरूप उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है ना। उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। यदि करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि निवेश में वृद्धि के कारण हो तो यह अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक स्थिति है, क्योंकि ये पूंजी निर्माण में वृद्धि को दर्शाता है।
अब हम देखेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात COR। ये निवेश के लिए आवश्यक पूंजी तथा निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा के मध्य अनुपात को दर्शाता है, अर्थात इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को इंगित करता है ना। COR क्या कहलाता है? उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी और उत्पादन की मात्रा। COR में कमी है दर्शाती है कि निश्चित मात्रा के उत्पादन के लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, अर्थात ये पूंजी की अधिक उत्पादकता को दर्शाता है। वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात है ना, इंक्रीमेंटल COR। उत्पादन में एक इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को ICOR कहते हैं, अर्थात ये निवेश की गुणवत्ता को दर्शाता है। ICOR का न्यूनतम मूल्य निवेश की उच्च उत्पादकता का सूचक होता है, अतः निवेश में वृद्धि के साथ साथ ICOR में कमी करना भी आवश्यक है। ICOR ये दर्शाता है कि GDP को 1% बढ़ाने के लिए कितने अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। यदि ICOR का मान 4 है तो इसका तात्पर्य है कि 40% अधिक पूंजी निर्माण में GDP में 10% की वृद्धि होगी। अतः आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारकों की आवश्यकता है। कौन कौन से? निवेश में वृद्धि, जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। उपभोक्तावादी संस्कृति में कमी, है ना, मतलब उपभोक्तावादी को हमको कम करना पड़ेगा। और ICOR में कमी, है ना, इसमें भी हमको कमी करनी पड़ेगी। मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? ये मैंने अभी आपको स्लाइड्स के थ्रू बताया था कि मानव पूंजी का अभिप्राय मनुष्यों द्वारा समय के साथ साथ अर्जित कौशल और निपुणता से, जिसके द्वारा वह भौतिक पूंजी का उत्पादन करता है। मानव पूंजी निर्माण वो प्रक्रिया है जिसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाती है जिसके पास कौशल, शिक्षा और अनुभव के गुण पाए जाते हैं, जो किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया मानव पूंजी निर्माण कहलाती है। भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी द्वारा ही की जाती है। मानव पूंजी तथा मानवीय विकास संबंधी अवधारणा है, परंतु समरूप नहीं है। मानव पूंजी साध्य का साधन है, क्योंकि इसमें कौशल, विशेषज्ञता आदि पाई जाती है। मानव पूंजी के उपयोग से उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। मानवीय विकास स्वयं ही लक्ष्य है। इसका अभिप्राय अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके व्यक्तित्व का विकास करना होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, निवेश मॉडल पे। निवेश मॉडल का संबंध मुख्य रूप से निवेश संबंधी निर्णयों से है। निवेशक द्वारा निवेश से पूर्व परियोजनाओं को लागत, लाभ, अवधि आदि का आकलन किया जाता है। परिणाम स्वरूप को निवेश के निर्णय उचित ढंग से लेने में सक्षम होता है। अतः निवेश मॉडल निवेश की संपूर्ण प्रक्रिया और निवेश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को इंगित करता है। निवेश मॉडल का संबंध अर्थव्यवस्था की प्रकृति से भी है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति के अनुसार निवेश मॉडल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाजवादी निवेश मॉडल, पूंजीवादी निवेश मॉडल और मिश्रित निवेश मॉडल। समाजवादी निवेश मॉडल को हम देखते हैं। इस मॉडल में निवेश मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मकता होने की संभावना कम हो जाती है। इस मॉडल में निवेश की मात्रा सीमित होती है, क्योंकि सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं। यह निवेश का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। दूसरा आता है पूंजीवादी निवेश मॉडल। इसके अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय बाजार सिद्धांत द्वारा लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप निवेश के द्वारा बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इस मॉडल में निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है। इस मॉडल में बचत दर निम्न होते हुए भी निवेश अधिक होने की संभावना होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित निवेश मॉडल। इस मॉडल में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा निवेश किया जाता है, अर्थात ये बाजार प्रतिस्पर्धा और जन कल्याण को ध्यान में रखकर किया गया निवेश है। इस मॉडल के अंतर्गत एकीकृत उत्तरदायित्व की भावना के अनुरूप निवेश किया जाता है। ये नियामकीय संस्थाओं की मुख्य भूमिका होती है ना। इस मॉडल में नियामकीय संस्थाओं की मुख्य भूमिका होती है। हेरल्ड डोमर मॉडल। प्रोफेसर हेरल्ड और डोमर ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को प्रमुख स्थान दिया। उनके अनुसार निवेश से एक ओर आय सृजित होती है, जबकि दूसरी ओर ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी करता है। इससे उन्होंने क्रमशः आय प्रभाव और आपूर्ति प्रभाव कहा। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास की मुख्य चुनौती उत्पादन क्षमता और आय के मध्य संतुलन बनाना है।
इस मॉडल के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है। किस किस पर? निवेश दर और कैपिटल मतलब ये COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पाद अनुपात। इसके अनुसार पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि निवेश के द्वारा आय में इतनी वृद्धि होनी चाहिए कि अतिरिक्त आय का उपभोग किया जा सके। ये मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं था क्योंकि ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था हावी थी तथा बचत दर निम्न थी, अतः ये मॉडल विकसित देशों के लिए अधिक प्रासंगिक था। नेक्स्ट आता है हमारा PC महानुबोलिस मॉडल। ये मॉडल हेरल्ड डोमर मॉडल का ही विस्तार है क्योंकि यह भी निवेश पर अधिक बल देता है। इस मॉडल की मान्यता है कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन उपभोग वस्तुओं के उत्पादन से स्वतंत्र होता है। इस मॉडल में निवेश को दो भाग में बांटा गया है। किस किस? पूंजीगत वस्तु के और उपभोग वस्तु C। इस मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए K का विस्तार करना चाहिए। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार के आर्थिक अवसर भी सृजित होंगे। अतः इस मॉडल में भारी उद्योगों में निवेश पर अत्यधिक बल दिया गया तथा आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम हो गई। भारत में औद्योगिकीकरण की इस मॉडल की मुख्य भूमिका रही है ना। भारत में औद्योगिकीकरण में इस मॉडल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। इसकी सबसे पहले अवधारणा देखते हैं, फिर इसकी आवश्यकता क्यों है ये जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, शब्दावली देखेंगे, इसकी VGF और SPF SPV के बारे में और इसकी लाभ हानि के विश्लेषण करेंगे। PPP मॉडल की आवश्यकता क्यों है? सरकार के पास संसाधन सीमित है, अतः तीव्र गति से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के पास आधुनिक तकनीक और पूंजी निवेश की क्षमता होती है जो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है। आधारभूत संरचना की प्रकृति सार्वजनिक वस्तुओं की है, परंतु सरकार इसे उपलब्ध कराने में पूर्णतया सक्षम नहीं है, अतः दोनों की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। आधारभूत संरचना सहायक क्रिया है, इसमें आर्थिक आधारभूत प्रत्यक्ष और तुरंत लाभ को देखा जाता है। दूसरा आधारभूत संरचना, इसमें अप्रत्यक्ष और दीर्घकालिक चीज़ों को देखा जाता है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? इसमें सरकार और निजी संस्थाओं दोनों की भूमिका होती है। इसकी अवधारणा देखते हैं। ये एक ऐसा साधन है जिसमें आधारभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी निवेश, निजी क्षेत्र की कुशलता, प्रबंधन और अनुभव का प्रयोग किया जाता है। PPP मॉडल का अर्थ है सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी। ये मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समझौतों के आधार पर निवेश को प्रोत्साहित करता है। इस समझौतों के तहत निवेश संबंधी जोखिम, लाभ और क्रियान्वयन का विभाजन पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाता है। PPP मॉडल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को एक दूसरे का पूरक मानता है। ये उपभोक्ता को एक निजी क्षेत्र की सहायता से सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध कराने का माध्यम है। इस मॉडल का उद्देश्य समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल की कमियों को दूर करना है। PPP मॉडल की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत योजना के प्रबंधन, फंडिंग, क्रियान्वयन में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे PPP मॉडल की विशेषता है। जोखिम का हस्तांतरण होता है, इससे नवाचार और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, कार्यकुशलता एवं प्रबंधन में सुधार होता है, संसाधनों का प्रभावी दोहन होता है, सरकारी हस्तक्षेप में कमी और निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। PPP मॉडल के क्रियान्वयन के लिए SPV का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी होती है? निर्माण कार्य वाली कंपनी, रखरखाव वाली कंपनी और वित्त पोषण करने वाली संस्था, है ना। PPP व्यवस्थाओं के अंतर्गत SPV एवं सरकार के मध्य निर्धारित समय के लिए सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करने संबंधी अनुबंध किया जाता है। सरकार द्वारा अनुबंधित समय के लिए SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसको, को परिचालन लाइसेंस दिया जाता है। PPP के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, है ना, ONM ऑपरेट एंड मेंटेनेंस आदि। ठीक है। अब PPP मॉडल के लाभ और हानि देख लेते हैं। लाभ देखते हैं सबसे पहले। इस मॉडल के द्वारा सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो जाता है तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए लोगों को सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है। ये मॉडल नवाचार और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल के द्वारा निजी क्षेत्र के अनुभव और कौशल का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, ये मॉडल बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुकूल है, अतः इससे विदेशी पूंजी को आकर्षित करना सरल है। इसकी हानि चुनौतियाँ क्या क्या है? इस मॉडल में विभिन्न कारणों से परियोजना निर्माण में देरी
हो सकती है। परिणाम स्वरूप न केवल निर्माण लागत बढ़ जाती है बल्कि उपभोक्ताओं पर अधिक भुगतान का बोझ बढ़ जाता है। संस्थागत ढांचे के अभाव के कारण पीपीपी मॉडल में पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी में देरी, सामाजिक विरोध आदि के कारण परियोजना निर्माण की अवधि बढ़ जाती है। निजी क्षेत्र के द्वारा अधिक जोखिम लेने के कारण परियोजना निर्माण की लागत कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं सार्वजनिक वस्तुओं के एवज में अधिक भुगतान करना पड़ता है। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संपूर्ण जोखिम निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से अनुमति की समस्या, मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना? तो सबसे पहले क्या होता है, संपूर्ण जोखिम निजी क्षेत्र के द्वारा। दूसरा, विभिन्न मंत्रालयों से अनुमति की समस्या आती है। वित्त की समस्या रहती है। मुद्रास्फीति के कारण परिचालन लागत में वृद्धि हो जाती है। आर्थिक मंदी की स्थिति में घाटे की संभावना रहती है। इस मॉडल के अंतर्गत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों निवेश करते हैं, जिसका उद्देश्य जोखिम का तार्किक विभाजन करना है। वर्तमान व्यवस्था में निजी क्षेत्र के अधिक जोखिम होने के कारण आधारभूत संरचना के निर्माण की गति धीमी थी, अतः इस मॉडल की आवश्यकता हुई। इस मॉडल में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को निवेश की कुल राशि का 40% 5 किस्तों पर में अदा किया जाएगा, जिससे न केवल सरकार पर राजकोषीय दबाव कम होगा बल्कि निजी क्षेत्र को भी अधिक पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा। इसमें राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों की होगी। परिणाम स्वरूप निजी निवेश पर रिटर्न की गारंटी मिल जाएगी। इस मॉडल में लागत का निर्धारण करते समय मुद्रास्फीति दर का भी ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि इस मॉडल में कृत्रिम रूप से लागत को बढ़ाकर दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्विस चैलेंज मॉडल। सामान्यतः निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निविदा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत परियोजना की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होती है। अतः इसमें नवाचार की संभावना बहुत कम होती है। ये संभव है कि निजी क्षेत्र के पास प्रस्तावित निविदा से अच्छी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली उपलब्ध हो, परंतु परियोजना के पूर्व निर्धारित होने के कारण निजी क्षेत्र स्वयं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः नवाचार और स्वनिवेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा अनचाहा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इस प्रस्ताव के लिए सरकार निविदा नहीं निकाली जाती है ना। इस प्रस्ताव के लिए निविदा नहीं निकाली जाती। सरकार की वेबसाइट के माध्यम से इस प्रस्ताव को अन्य निवेशकों के सामने चुनौती के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि एक से अधिक निवेशक विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो विशेषज्ञ समिति द्वारा उनके उचित प्रस्ताव का चयन किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कार्य उसी निवेशक को दिया जाए जिसने प्रारंभ में प्रस्ताव दिया था। इस मॉडल का मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में तीव्रता आती है। यद्यपि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। अब हम देखेंगे विशेष प्रयोजन वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एक ऐसी इकाई है जिसका गठन कानूनी उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्राथमिक रूप से ये एक व्यापार समूह है तथा तकनीकी रूप से कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक कंपनी है। इस प्रकार एसपीवी एक कृत्रिम व्यक्ति है। एसपीवी के सदस्य कुछ अन्य इकाई या व्यक्ति होते हैं। एसपीवी का उपयोग आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु किया जाता है। अब आता है वीजीएफ, है ना, वायबल गैप फंडिंग, वहनीय अंतराल फंडिंग। इसका तात्पर्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान राशि से है। ये उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से लाभदायक तो है परंतु वित्तीय रूप से वहनीय नहीं है। यह अनुदान केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिया जाएगा जिनका चयन प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। अनुदान की राशि निर्माण अवधि में प्रदान कर दी जाती, जो सामान्यतः कुल लागत का 20% होती है। इस योजना के द्वारा निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब हम श्रम सुधार अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।